नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार पर कांग्रेस शुरू से हमलावर रही है। खास बात यह है कि चाहे घोषणाएं हों, योजनाएं हों या फिर हाल ही में हुए नक्सली हमले जिसमें एक जवान शहीद हुए और किसानों की आत्महत्या के मामले को लेकर के भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है और कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही फिर से खून खराबा शुरू हो गया है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और यह तो बस शुरुआत है। वहीं बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार का भी कहते हैं कि ढंग से चेहरा भी सामने नहीं आया, कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ और जिस तरह से कांग्रेस हमलावर हो रही है। किसान की आत्महत्या क्या वाकई में बीजेपी की सरकार की वजह से हुई है या इसके पीछे कोई और रीजन है? जो शहादत हुई है वो क्या वाकई में शहादत जो है वो बहुत बड़ा मसला है कि या फिर कांग्रेस के समय में भी हमारे जवान जान की बाजी लगाकर वहां पर शहादत देते आए हैं? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है और उसके जवाब में बीजेपी क्या कह रही है। किसान ने जो आत्महत्या किया है उसको जो विश्वास था उसका विश्वास टूटा। उसके पुत्र ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ़ होने का वादा किए थे और पहली कैबिनेट में ही वो मुकर गए। 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ नहीं किए। उनके पिताजी के ऊपर 1,24,000 का कर्जा था, तो व्यथित होकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। दूसरा जो नक्सलवाद की बात है, तो नक्सलवादी घटनाएँ इसलिए भी बढ़ रही कि सरकार ने अभी तक अपना विजन क्लियर नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर एक माहौल पैदा किया था, तो इस सरकार को भी तत्काल अपना स्टैंड बताना चाहिए क्योंकि नक्सलवादी घटनाएं, नक्सली समस्या इस प्रदेश की सबसे संवेदनशील समस्या है। इसमें आप ढुलमुल रवैया नहीं अपना सकते। आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा, तभी सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा और तभी इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से नक्सली घटना बढ़ेगी और वो बढ़ेगी इसलिए कि सरकार ने सीधा कह दिया है कि जो भी नक्सली उनके खिलाफ में तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और प्रतिक्रिया स्वरूप ये नक्सली इस सरकार के खिलाफ में काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार एक कदम पीछे नहीं हटेगी बीजेपी की और ये नक्सल को समाप्त करने के लिए हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा कि कई नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई। देखिए, किसान आत्महत्या ये तो भूपेश बघेल पर प्रश्न है कि आपके 5 साल जो थे उसके बाद किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आप एक बार कर्जा माफ करे थे केवल चुनाव में वोट पाने के लिए। और ये देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आज के सवाल, बीजेपी सरकार बनने के बाद बढ़ गए नक्सली हमले, कांग्रेस ने सरकार पर जमकर तंज कसे, किसानों की भी शुरू हुई आत्महत्या, बिगड़ते हालात का ठीकरा किसके सिर फूटेगा, बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुई जुबानी जंग, कैबिनेट बनने से पहले ही दिखने लगा सियासी रंग, नक्सली हमले और किसान आत्महत्या का कौन जिम्मेदार, बड़े आरोपों से घिर गई छत्तीसगढ़ सरकार। जी हां, ये बड़े आरोप लगा दिए हैं कांग्रेस ने, लेकिन क्या वाकई में इसके लिए बीजेपी की नई सरकार जिम्मेदार है या ये समस्या पुरानी है? इसी पर बातचीत करेंगे हम अपने खास मेहमानों से। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अशोक बजाज साहब जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी को हमने आमंत्रित किया है। बाबूलाल शर्मा जी, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आता हूं। नितिन जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये जो किसान की आत्महत्या है ये बीजेपी की लापरवाही की वजह से हुई है, सरकार की कमी है? कहा जा रहा है अक्टूबर में उसने कर्ज लिया था। क्या डिटेल्स हैं सर आपके पास, इतना गंभीर आरोप आप लगाने? देखिए, ये हीरू बड़ई नामक किसान ने आत्महत्या की जिसके ऊपर 1,24,000 रुपए का कर्ज था। इसके सुपुत्र ने बताया। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए सबसे पहले प्रार्थना करता हूं। अब आप कहेंगे राजनीति, तो मैं राजनीति पर बात नहीं करूंगा। मैं आपको साफ बात कहूंगा कि बीजेपी के जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सार्वजनिक रूप से उसके वीडियो भी जारी हुए हैं, आपने भी देखे होंगे। उन्होंने कहा था कि भाई सरकार बनने पर हम साहूकारों के किसान जो हैं उनका कर्ज माफ नहीं करेंगे, पर 2 लाख रुपए तक जिन किसानों के ऊपर कर्ज है उसको हम माफ करेंगे। वो किसान जो था वो आस लगाए बैठा था कि भाजपा की सरकार बनेगी और बनते ही साथ कर्जा माफ होगा। कर्जा माफ नहीं हुआ
और वो काफ़ी डिप्रेशन में था, परेशान था और उस वजह से उसने आत्महत्या की। तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है भाजपा की कि यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो उनको करना था। दूसरी बात, अभी तक के 3100 रुपये में धान की खरीदी के आदेश जारी नहीं हुए हैं। 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, ये आदेश जारी नहीं हुए हैं। अभी भी पुराने जो पेमेंट होते थे उसी आधार पे पेमेंट हो रहे हैं। साथ ही हमने जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त देने की बात की थी, उस किस्त को भी रोका गया है। अब बात करूं मैं नक्सलवाद पे, मैं आपको बता दूं अभिलाष जी, इस प्रदेश की पृष्ठभूमि ही बता रहा हूं मैं आपको। वर्ष 2003 तक नक्सलवाद जो था इस प्रदेश में 2 से 3 ब्लॉक तक था। ये मात्र सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा तक सीमित था। इनके 15 वर्षों के शासनकाल में ये 14 जिलों तक पहुंचा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के गृह जिले कवर्धा भी इसकी चपेट में आ गया। ये नक्सलवादी घटनाएं जो लगातार अभी हम देख रहे हैं सरकार बनते ही जो बढ़ रही हैं, इस पर ठोस नीति तत्काल बनानी चाहिए। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य मिलकर लड़ेंगे। केंद्र ने तो कोई सहयोग नहीं किया हमने अपने बूते पर इस पर नियंत्रण किया। और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने भी ये सराहना की थी कि छत्तीसगढ़ में नक्सली मामलों में कमी आई है। इसमें कोंडा गांव को नक्सल मुक्त जिला भी घोषित किया गया था कांग्रेस के शासनकाल में। तो अब ये भाजपा को इस पर ठोस नीति बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए ताकि सुरक्षा बलों के जो जवान हमारे वहां पर तैनात है उनका हौसला बढ़ सके। नितिन जी, आपने देखिए केंद्रीय आंकड़े भी गिना दिए गृह मंत्रालय के। उन्हीं आंकड़ों में एक एनसीआरबी का और केंद्र सरकार का आंकड़ा आता है जो कहता है कि पिछले 3 सालों में 431 किसानों ने छत्तीसगढ़ में आत्महत्या की, जो बताता है कि पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर के 537 किसानों ने छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर ली। अब आप उसे कहेंगे कि ये दुर्भावना से प्रेरित रिपोर्ट है, क्या कहेंगे आप इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहीं पर भी किसी आत्महत्या में यह प्रकरण सामने नहीं आया कि उस किसान ने जो है, हमारे किसान भाई ने आत्महत्या कर्जे की वजह से की या शासन की किसी योजना का लाभ मिलने की वजह से नहीं की। ठीक है। आत्महत्या के अभिलाष जी बहुत से कारण होते हैं, कई कारणों से वो आत्महत्या हुई होगी। आत्महत्या करना पहली बात तो मैं सही मानता ही नहीं। ये कोई आपका उपाय नहीं है कि अपने जीव को ईश्वर ने जो कई योनियों के बाद आपको जन्म दिया है मनुष्य का, और चुनाव जैसे ही खत्म हो जाता है आप बता देते कि इसका नहीं करेंगे, उसका नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे। और बीजेपी का कहना है कि वो सुनकर सदमे से 1,24,000 रुपए महज के लिए एक किसान ने अपनी जान दे दी। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी अशोक जी, क्या कहेंगे आप इन गंभीर आरोपों पर? देखिए, कांग्रेस को आरोप लगाने के पहले सोचना चाहिए कि जिस पर कांग्रेस भाजपा पर जो आरोप लगा रहा है वो उल्टी चार उंगली इन्हीं की तरफ घूम रही है। एक उंगली इधर दिखाएंगे तो 4 उंगली इनके तरफ घूम, क्योंकि इनके राज में जिस तरह से किसानों की दुर्दशा हुई, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, उसका ये दुष्परिणाम है। अभी तो हमारी सरकार नई बनी है, अभी तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है और ये आरोप लगाना शुरू कर दिए। अब सोच लीजिए, सरकार अभी बैठी है, अभी मंत्रालय में एक कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद अभी मंत्रिमंडल के गठन के चल रहा है सिलसिला। सरकार अभी व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू नहीं की है और जिस ढंग से आरोप लगा रहे, किसान इनके कार्यकाल में कितने मरे, आत्महत्याएं हुई, इसकी इनके पास गिनती नहीं है। इनके राज्य में जब इनके शासनकाल में जब किसान आत्महत्या करते थे तो वो बीमारी की वजह से आत्महत्या करते थे, घरेलू झगड़े की वजह से आत्महत्या करते थे या किसी मानसिक परेशानी की वजह से आत्महत्या करते थे। बार बार यही रिपोर्ट प्रदर्शित करते थे। लेकिन ये जो आत्महत्या हुई है, इसके लिए कांग्रेस पहले अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे। ये आपकी दुर्दशा कारण हुई है, क्योंकि किसानों के साथ आपने वादा खिलाफी की, किसानों के साथ अन्याय किया था। अभी तो इनको भाजपा सरकार ने कोई कर्ज वसूली का नोटिस भी नहीं दिया है, कोई कर्मचारी गया भी नहीं है पैसा मांगने। क्यों ये सब ऐसा बात कर रहे हैं? कुल मिलाकर कांग्रेस की नीयत जो है इस सरकार को शुरू से बदनाम करने की है। इनको ये चाहिए काम करने का अवसर दे, अभी वक्त मिलना चाहिए। देखिए, नक्सलवादी समस्याएं बढ़ रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही
कि ये कांग्रेस को नक्सलियों को ये रास नहीं आ रहा है कि यहाँ भाजपा की सरकार बन गई। वो अच्छा। खुश नहीं है। और अशोक जी, इसीलिए अशोक जी, उस हिसाब से तो फिर बीजेपी की सरकार में ज्यादा क्राइम होता था, नक्सली क्राइम, घटनाएं ज्यादा होती थी, तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी सरकार के अरे एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं ना, कि ये पूरे देश तो में ये फैक्ट नक्सलवादी आपने गलत दिया, घटनाओं अशोक जी। में 2018 की रिपोर्ट उठा के देखिए, पूरे देश पे एक छत्तीसगढ़ मिनट, दूसरे नंबर पर आता ना है। ना नितिन जी, एक बार बोलने दीजिए उन्हें। तब ये उनकी गतिविधियां बढ़ती हैं। अभी देखते रहिए आप, डबल इंजन की सरकार है, सारे डबल इंजन की सरकार तो पहले भी देखिए सर, लेकिन ठीक है, मैं आता हूं बाबूलाल शर्मा जी के पास। बाबूलाल शर्मा जी, क्या ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, इसको लेकर के आप इसे गंभीर मानते हैं? आपको लगता है ये सिर्फ सियासी आरोप है, इनमें दम नहीं है? जो किसान की आत्महत्या हुई है, क्या उसके पीछे बीजेपी का वादा और फिर वादे सरकार में आने के बाद वादे में कंडीशन अप्लाई कर देना, ये बड़ी वजह है? देखिए, आरोप को सिर्फ आरोप एक विषय पे एक कारण से माना जा सकता है कि सरकार अभी 7 दिन की सरकार है, मात्र 3 मंत्री उसके अंदर में है, कि मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम। अभी काम शुरू नहीं हुआ है, विभाग बटे नहीं है, जिम्मेदारियां किसी को मिली नहीं है। इस स्थिति में अभी राज्य चल रहा है, उसमें जो है एक अजीब सा वातावरण बनता है, ऐसे जो शून्यकाल जैसे बोलते हैं ना, जिससे एक सरकार है नहीं है और नहीं है, दोनों बराबर हो रहा है। तो अभी सरकार चलना शुरू नहीं हुई है, 7 दिन की सरकार है, और ये आत्महत्या का आरोप उनके ऊपर लगे तो निश्चित रूप से आरोप पे ही आरोप माना जा सकता है, ये कहा जा सकता है। लेकिन राजनीति है साहब, राजनीति तो दूसरे घंटे से शुरू हो जाती है। आपने आपके डिप्टी सीएम का वीडियो रिलीज हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि 2 लाख तक का हम देंगे, माफ करेंगे, वो जबानी घोषणा, लेकिन घोषणा पत्र में कहीं नहीं है। ये तो ये भी कहा जा सकता है, कहने वाला ये भी कह सकता है कि कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कर्जा फिर माफ करेंगे, उस पर किसान उत्साहित हुआ था, उसको भरोसा हुआ था, वो खुश था, और सरकार नहीं आई तो उसको तनाव आ गया और आत्महत्या कर ली, ऐसा भी कहा जा सकता है। कहने की अपने अपने तरीके हैं, अपना ढंग है। नक्सलवाद का जहां तक सरकार है, देखिए, नक्सल किसी दल की सरकार नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि हम जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, हम जिन विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, उस बात में गरीबों की मदद कौन कर रहा है, गरीबों तक किसकी पहुंच है, किसकी पकड़ है, वो देखता है। और वो भारतीय जनता पार्टी को मैं जहां तक समझता हूं शायद पसंद नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने मुकाबला करने का प्रयास किया था और काफी दबावपूर्ण स्थिति जो है वो प्रदेश में बनाई थी, जिसके कारण उनको उनके लिए जान का खतरा भी पैदा हुआ था, और उनको कमांडो जो है सुरक्षा दी गई थी, Z+ सुरक्षा दी गई थी। ये जो बातें हैं, इसको आप व्यापक स्वरूप में जब सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नक्सल किसी सरकार के विषय को नहीं सोचते, किसी सरकार के होने को नहीं देखते, वो क्या कर रही है सरकार उसको देखते हैं। ठीक है सर। और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नाराजगी है कि इन्होंने हमको दबाया था। ठीक है। नितिन भंसाली जी, आपके जब बीजेपी का शासन नहीं था, बीजेपी विपक्ष में था और कांग्रेस सत्ता में थी, और आप कह रहे हैं कि आपने अपने दम पर नक्सली घटनाओं में कमी लाई, उस वक्त एक के बाद एक कितने बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, उस वक्त आप कहते थे कि नहीं सब ठीक है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है सर, ये क्यों? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, 2019 में भी 22 जवान शहीद हुए, 2020 में 36 जवान शहीद हुए, और ये अशोक बजाज जी से भी पूछूंगा। उसके बाद केंद्र सरकार ने आंकड़े ही देने बंद कर दिए कि हर साल हमारे कितने जवानों की शहादत हो रही है। ये इस तरह से कैसे देश में चलेगा? मतलब जो जवान शहीद हो रहे हैं, कम से कम उनका आंकड़ा तो पब्लिकली किया जाए ना, कि हमारे देश में कितने लोग जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में। पर मैं नितिन जी के पास आता हूं। नितिन जी, आप बताइए, जब आपकी सत्ता में अगर नक्सली हमले हो रहे थे तो वो सिर्फ बीजेपी को टारगेट करके हो रहे थे, और उस वक्त आप लोगों को वो बड़ी घटनाएं नहीं लगती थी, और अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के आते ही सब कुछ हो गया। आप 2018 के अभिलाष भाई, 2018 से 2023 के आंकड़े उठा लीजिए, और आप उठा लीजिए 2003 से 2018 तक के आंकड़े, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। आप कहते हैं राजनीतिक हत्या, राजनीतिक हत्या तो इस पूरे देश में सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ में हुई। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में झीरम, जिसमें हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण जी शुक्ल और कई वरिष्ठ नेता और कई जवान उसमें शहीद हो गए, जिसमें जानबूझकर वहां पर सुरक्षा हटाई गई थी, जबकि पता था कि यह कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा यहां से
निकलने वाली है। तो ये था टारगेट किलिंग। यदि कोई कहेगा कि चुन चुनकर नाम ले लेकर गाड़ियों से निकाल कर हत्या की गई है कि कौन है महेंद्र कर्मा, कौन है नंद कुमार पटेल, ऐसा पूछ पूछ कर लोगों को, हमारे नेताओं को निकाल कर उनकी जघन्य हत्या की गई, तो ये कहलाई जाती है टारगेट किलिंग। बाकी यदि आप कहेंगे तो आप उठा लीजिए 2018 से 2023 के और 2003 से 2018 के आंकड़े, तो आप खुद कहेंगे कि नक्सलवादी घटनाओं में अप्रत्याशित छत्तीसगढ़ में कमी आई है। क्योंकि हमारी सरकार ने विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन 3 मंत्रों पर काम किया था। और मैं तो अभी भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं कहता हूं भाजपा को कि वो एक ठोस नीति बनाए नक्सलियों के खिलाफ, इस पर नियंत्रण करे। जैसा नियंत्रण अभी इन 5 वर्षों में हुआ था, इस पर और नियंत्रण करे। हम भी चाहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो, और इस दिशा में हमने काम भी किया था, पर जनता ने जनादेश हमें पुनः नहीं दिया है। अब आपको जनादेश दिया है, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस चुनौती से कैसे निपटना है। ठीक है, अशोक बजाज जी आपके पास आता हूं। अशोक जी देखिए, जो धान खरीदी है उसको लेकर बड़ा कुहासा छाया हुआ है। कर्ज माफी को लेकर के भी लगभग ऐसी स्थिति बनी हुई है, और उसके लिए आरोप के कटघरे में आज आप खड़े हैं कि लोन जो माफ होगा, नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, किन किन का होगा, कौन कौन से बैंकों का होगा, ये स्थितियां कम से कम स्पष्ट कर दी जाए। धान खरीदी को लेकर के सब कह रहे हैं कि लोन जो धान की कीमत असल मिलेगी, पर 21 क्विंटल धान जो खरीदा जाएगा उसको लेकर आदेश तो दीजिए। मंडियां तो 20 ही क्विंटल खरीद रही है ना। अब क्या आप चाह रहे हैं कि बाद में एक ट्रैक्टर ट्रॉली करके एक क्विंटल धान आदमी लेकर के आए, और जो अंतर जो बच रहा है उससे ज्यादा डीजल और मजदूरी लगवा दे उसमें? वो चाह क्या रहे हैं आप लोग, समझ नहीं पा रहे हैं हम इसको। बार बार मुद्दा मीडिया उठा रहा है, आप लोगों के तमाम नेताओं को समझा रहा है जो खुद किसान है, फिर भी वो इस ऑर्डर को जारी नहीं कर रहे हैं सिवाय बयान देने के। ये कब होगा सर ऑर्डर जारी कि मंडी में 21 क्विंटल गेहूं की खरीदी शुरू होगी आपके वादे के मुताबिक? या फिर आपके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है कि जिन्होंने 20 क्विंटल बेचा है उनसे 1 क्विंटल आप कैसे ले रहे हैं, ये भी बता दीजिए। कुछ और है तो अभी देखते जाइए, अभी तो सरकार बनी है, आप चिंता मत करिए। हमने घोषणा की है, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है, मतलब 3100 रुपये का भुगतान होगा, एक मुश्त होगा, और 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी है। और रही बात किसानों के कर्ज वाले मामला, तो हम 2 साल का बोनस पुराना जो रखा हुआ है, बकाया है, वो बोनस हम दे रहे हैं, जिसका देने का इन्होंने वादा किया। 5 साल तक किसानों को घुमाया, किसानों को परेशान पहले किया। आपने भी घुमाया था अशोक जी, पहले आपने भी घुमाया था। आप लोगों ने ना अशोक भैया, केंद्र सरकार ने बोनस पर रोक, समर्थन मूल्य के ऊपर राशि देने पर रोक लगा दी थी। दिखाया ना, लोगों के गुस्से का सामना हमको करना पड़ा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि पहले आपने वादा किया, पूरा नहीं किया, चले गए। कांग्रेस ने वादा किया, पूरा नहीं किया, वो चली गई। तो आप इस मुद्दे पर तो कम से कम कांग्रेस को कुछ ही ना कहिए सर। ये मुद्दा तो ऐसा है कि जख्म आपने दिया था, इन्होंने मरहम नहीं लगाया, अब आप आकर मरहम लगा रहे हैं। तो ये मरहम लगा करके जख्म देने वाले कम से कम ये ना कहें कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ना, आपने वादा किया था सर। आप दूसरे मुद्दों पर कांग्रेस को कोसिए। हाँ, कांग्रेस इसलिए दोषी है कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2 साल का बकाया बोनस बिल्कुल कहा था कांग्रेस ने, बिल्कुल वादा खिलाफी की, बिल्कुल वादा खिलाफी की हम कह रहे हैं। लेकिन वही वादा खिलाफी आपने की थी ना। हमने वादा खिलाफी नहीं की अभिलाष भाई, हमको केंद्र सरकार ने बोनस देने से रोका। ये बहाने कहीं और, ये बहाने जनता समझती है। नहीं दे पाए इस बात को, केंद्र ने बहुत सारी चीजों के लिए मना किया था, आपने सब कर लिया ने भी धान बेचा है। ना नितिन जी, बहुत सारी पैसा दिया, आधे बिजली बिल का लाभ दिया, आपके पास कर्जा बहुत माफ किया रास्ते थे। आप इनपुट सब्सिडी जो दे रहे थे दूसरी तरह से, उसी को बढ़ा देते। आपके पास बहुत रास्ते थे। और ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं आज नक्सली मामले में, ये बोल रहे हैं अभी मेहंदी नहीं छुट्टी है, बोल रहे हैं। अभी अशोक भैया कह रहे थे कि अभी सरकार बनी है, ठीक है, नई शादी हुई है, मेहंदी नहीं छुट्टी, तो हम भी बोलते हैं हनीमून पीरियड में हो भैया। पर ये शासन चलाना है भाई। लेकिन हाँ, जो जरूरी सवाल है वो तो उठाएंगे नितिन जी जरूर। मैं बाबूलाल जी के पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए? बहुत कम समय बचा है, थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपसे जवाब चाहूंगा। सरकार अभी पूरी तरह गठित भी नहीं हुई है, कैबिनेट का चेहरा भी साफ नहीं हुआ है। देखिए, ये आलोचना का विषय इसलिए बन रहा है कि घोषणा पत्र में स्पष्ट नहीं है, और जो घोषणा पत्र में स्पष्ट है वो पहले कैबिनेट में इन लोगों ने आवास विकास योजना का जो है स्वीकृति दी है। 3100 धान खरीदी का भी आप देखेंगे घोषणा पत्र में ये स्पष्ट नहीं कब से देंगे।
तो ये इसका बचने का प्रयास है। 2 वर्ष के बोनस का उन्होंने 25 दिसंबर का जरूर कहा है जी। तो अभी आलोचना तब शुरू होनी चाहिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि बोनस का मामला है, जो वर्तमान बोनस जो है अभी देना है, 31 रुपए की धान खरीदी करना है, 2 वर्ष का पुराना बोनस देना, आवास योजना का राज्यांश इकट्ठा करना है, चौथी किस्त का प्रावधान जो बोनस का है जो बच गया है भूपेश सरकार का, वो देना है। तो ये अनुपूरक बजट जो है वो परसों कल आएगा, उसमें यदि इसका प्रावधान सबका किया जाएगा तो माना जा सकेगा कि ये पूरा कर पाएंगे। अन्यथा अगर बजट में नहीं आया तो इसको जल्दी लागू करना बहुत दिक्कत जाएगी। ये एक बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को कैसे करेंगे ये देखा। और देखिए खरीदी बहुत कम हुई है, अभी 125 लाख टन जो है इनको खरीदना है। 1 लाख माने 125 लाख टन खरीदना है और अभी आधी खरीदी नहीं हुई है और समय बीतता जा रहा है और अभी 2180 रुपए का भुगतान हो रहा है। तो इसलिए जो है किसानों के मन में उहापोह की स्थिति कि आखिर क्या होगा, 3100 मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, 21 कुंटल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्या होगा। ठीक है, तो ये सरकार के लिए जाहिर सी बात है कि 1-2 दिन अभी और दिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है, अनुपूरक बजट आना है। लेकिन उस किसान से पूछिए जिसका एक एक दिन बमुश्किल गुजर रहा है, जो कर्ज के बोझ में दबा पड़ा है, उसे नहीं पता कर्ज माफ होगा नहीं होगा, जिसके घर में बेटी की शादी है, वो धान बेच आया है, पैसा कितना आया है अभी और कब आएगा नहीं पता है। इसलिए ये मामले बड़े हो जाते हैं और इसीलिए जब आम किसान का, मजदूर का और किसी आम छत्तीसगढ़िया का मसला होता है तो हम इसे उठाते हैं। हम ये मानते हैं कि हम सरकार को बनने से पहले ही, गठन पूरा होने से पहले ये कड़े सवाल उनसे कर रहे हैं, पर हमारी मजबूरी है कि जनता को जहां तकलीफ होगी वहां पर हमें आवाज उठानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं नितिन भंसाली जी, अशोक बजाज जी, बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।